अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजम है और इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग की बैकबोन यानी कि कैंडल स्टिक्स और उनकी बेसिक्स पे बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे मौजूद है और बहुत से ट्रेडर्स के लिए लॉस का बायस बनती है, उसको भी एड्रेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अगर ईजीएस्ट वे में आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताया जाए तो इसका मतलब ये है कि चार्ट पे मौजूद हर एक कैंडल जिस इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है उसको टाइम फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ट पे मौजूद हर कैंडल 15 मिनट्स में जो होने वाली प्राइस मूवमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि 15 मिनट्स के अंदर प्राइस नीचे से ऊपर गई है। अगर ये कैंडल रेड है तो इसका मतलब है कि 15 मिनट्स के अंदर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई है, तो इसीलिए इसका कलर रेड और ग्रीन रखा जाता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं, जो कि मैं इनिशियल में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में बहुत से टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं जिनका आपको स्क्रीन पे स्नैपशॉट नज़र आ रहा है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस टाइम फ्रेम जो है वो 4 एज का टाइम फ्रेम है और ट्रेडर्स का फेवरेट है जो कि क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं स्पेसिफिकली। लेकिन अक्सर बिगिनर्स भी ये सवाल भी करते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है और कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी चाहिए। तो याद रखें कि जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इन माय ओपिनियन वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, बल्कि सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है। उसकी वजह यह है कि 15 मिनट्स के ऊपर कैंडल्स की जो मूवमेंट है वो यानी कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी जल्दी होती है, आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाती हैं और जब ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाती हैं तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी ट्रेड के ऊपर आपको पैसे लगाने हैं और कौन सी ट्रेड जो है वो एक ट्रैप है जिसे आपको अवॉइड करना है। और ये सब कुछ करने की वजह से आपकी शॉर्ट टाइम में जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है और आप जल्द इस काबिल हो जाते हैं कि अपना बिज़नेस स्केल अप कर सकें। इस वजह से मैं बिगिनर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो 15 मिनट्स पे ट्रेड करें। इवन कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कि डेली ट्रेड करना पसंद करते हैं वो भी इस टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल एक रिप्रेजेंट क्या करती है और इसको किस तरह से रीड किया जा सकता है। अब आप ये बात जान चुके हैं कि कैंडल के दो बेसिक टाइप्स हैं, एक ग्रीन और एक रेड। अगर हम टेक्निकल्स में इनकी बात करें तो जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है, इस वजह से इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और जो दूसरी टाइप है जो ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे क्लोज होती है, जो रेड कलर की कैंडल है, उसको हम बेरिश कहते हैं। बुल का वर्ड एक बुल यानी कि काऊ वगैरह से निकला है और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब एक बुल है वो अटैक करता है तो अपने सर को ऊपर उठाता है, इस वजह से हम इसको बुल कहते हैं। और जब एक बियर अटैक करता है तो वो अपने हाथों के ज़रिए से अपने शिकार को नीचे की तरफ दबोचता है, तो इस वजह से हम इसको बियर कहते हैं। बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ये दो इनके टेक्निकल नाम है। कलर आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं भी इसको ग्रीन और रेड कलर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कह के इनको पुकारूंगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं कि कैंडल रिप्रेजेंट क्या करती है। अगर देखें तो कैंडल के दो पार्ट्स हैं, एक ये थिक पार्ट है जिसको हम इसकी बॉडी कहते हैं, सेकंड ये इसका बारीक सा हिस्सा है, इसको हम इसका शेडो कहते हैं या विक या पिन भी कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम है वो इसकी विक है। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं, मुख्तलिफ ट्रेडर्स मुख्तलिफ नाम यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर विक यूज़ किया जाता है। अगर हम कैंडल को देखें कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है, तो जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है, और जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर इन कैंडल्स के मैं स्टार्टिंग पॉइंट्स को मार्क करूं, पहले हम ग्रीन कैंडल को डिस्कस कर लेते हैं, रेड कैंडल को भी आप इग्नोर करें। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क कर लूं तो वो ये वाला हिस्सा बन जाता है, मैंने इसको रेड कर दिया है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इसके क्लोजिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो ये वाला हिस्सा बन जाता है जिसको मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, तो ये येलो वाला पॉइंट मैंने क्यों नहीं मार्क किया। उसकी वजह ये है कि हम बॉडी को ही खातिर में लेके आते हैं, विक कुछ और रिप्रेजेंट करती है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि जो कैंडल की बॉडी है वो एक इंडिविजुअल है और जो कैंडल की विक है वो उसके फुट स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कैंडल की बॉडी इस पॉइंट तक आई है, मैं इसको ब्रश से मार्क कर देता हूँ इस पॉइंट तक, तो उसने अपने पीछे अपने फुट स्टेप्स छोड़ दिए हैं जिनको हम यहाँ पे विक के नाम से जान रहे हैं और हमने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है येलो कलर के मार्क के साथ। लेकिन इसकी ओपनिंग प्राइस तो ये रेड वाला एरो था, यहाँ से ओपन हुई। अब 15 मिनट्स के इंटरवल में ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, क्योंकि एवरी सेकंड बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो रही होती हैं, तो समटाइम्स प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है, समटाइम्स नीचे चले जाती है। जैसे किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, उसी तरह उसका एंडिंग पॉइंट भी एक ही होता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ आपकी माँ की गोद से होता है
और आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम कब्र में होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी माँ की गोद से कब्र तक की है। आपने उस दौरान दुनिया में काफ़ी हिस्सों में विज़िट किया होता है जो कि इसकी विक रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी माँ की गोद और कब्र को ये दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसको समझने का आसान तरीन तरीका है। अब बात कर लेते हैं कि विक को रीड करने का फ़ायदा क्या है। अगर हम देखें एक एग्जांपल से, तो अगर हम इस कॉइन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रेड एरो है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि प्राइस नीचे चले गई, और जो उसने लोएस्ट पॉइंट उसने इस इंटरवल के दौरान अचीव किया वो ये येलो पॉइंट है जो कि हमने मार्क किया हुआ है और आप देख सकते हैं। लेकिन जब इसके इख्तिताम का टाइम आया तो इसका उरूज आ गया, और जब इसकी मौत आई है, इसका जो इसने अपना टाइम कंप्लीट कर लिया, तो ये ब्लू पॉइंट पे जाके क्लोज़ हो गई अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर, जिसकी वजह से इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और जो इसने अपना नीचे फुटस्टेप्स छोड़े हैं उसको हम विक कहते हैं। ये इसको रीड करने का एक तरीका है। अब सिमिलरली हम रेड कैंडल को देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे क्लोज़ होगी, तो इसका भी मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क कर देता हूँ। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। अब जो इसका एंडिंग पॉइंट है इसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। और जो इसका ये सबसे एंड वाला इसका विक का पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे येलो ही रख रहा हूँ। अब इसको इम्प्लीमेंट कर किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइस जब स्टार्ट हुई तो वो ऊपर थी, यानी कि रेड पॉइंट के ऊपर थी। अब इस दौरान प्राइस ऊपर नहीं गई क्योंकि ऊपर इसका कोई फुटस्टेप यानी कि कोई विक नहीं है। इसका हमें साफ साफ पता लग रहा है कि प्राइस इस इंटरवल के दौरान ऊपर नहीं गई, सिर्फ नीचे ही आई है। इस दौरान प्राइस ने जो लोएस्ट अचीव किया वो येलो कलर का पॉइंट है, वहाँ पे उसने अपना फुटस्टेप छोड़ दिया यानी कि अपनी विक छोड़ दी। लेकिन जब उसकी डेथ का टाइम आया, उसकी मौत का टाइम आया, तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर आ गई और इस ब्लू पॉइंट पे आके उसकी डेथ हो गई या फिर उसका इख्तिताम हो गया। इसको हम यहाँ पे ईजीएस्ट वे में इस तरह से समझ सकते हैं। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन क्योंकि इसमें नेट रिज़ल्ट नेगेटिव ही है, यानी कि स्टार्टिंग ऊपर से हुई है और एंड नीचे हुआ है, तो इस वजह से ये कैंडल रेड है और इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेसिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंडल्स कौन सी हैं और उनमें क्या क्या गलती है जो हमें आम तौर पे इंटरनेट पे मिलती है। अब आप लोगों को बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनका तो पता चल गया है, तो अब फेमस टाइप्स ऑफ कैंडल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद फिर मैं आपको इसकी जो मिस इंटरप्रिटेशन हमें यूजुअल इंटरनेट पे मिलती है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कीप इन माइंड कि इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म होती है चार्ट पे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। वो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि इसकी थिकनेस में कोई इशू है तो वो मेरी ड्राइंग का इशू है। कैंडल की थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होती है। अलबत्ता जो इसकी लेंथ है ना वो डिफरेंस होती है और वो उसी की बेस पे सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला टाइप है ना इसका, उसको हम हैमर कहते हैं। ये हैमर सबसे ईजीएस्ट नेम है इसका। आप अगर कहीं और पे किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखें तो वो इसको पिन बार भी कह सकते हैं या फिर इसको हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। तो एक बात याद रखें कि जो कैंडल्स के नेम हैं वो इनकी जगह के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जिस तरह ट्विटर पे आपका यूज़र नेम कुछ और होता है और इंस्टाग्राम पे कुछ और होता है, जबकि आपका हकीकी नाम कुछ और है। सिमिलरली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सोशल मीडिया पे कुछ और है और रियल में कुछ और है। इसी तरह कैंडल्स पॉइंट टू पॉइंट इनकी पर्सनैलिटी या इनका इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है, इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है और उस हिसाब से इनका नाम भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी बेसिक साइकोलॉजी को समझ लेंगे तो आगे जाके ये सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कोई सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएगी चीज़ें, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका कलर रेड भी हो सकता है, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। इट डज़ नॉट मैटर। दूसरी बात यह है कि इसके आइडेंटिफिकेशन का सिर्फ एक ही रूल है। जो कैंडल की बॉडी है यानी कि ये इसका साइज़ विक की निस्बत या तो विक के बराबर हो या फिर विक से छोटा हो। अगर बॉडी का साइज़ विक से बड़ा हो जाए, एक साइड की विक की बात कर रहा हूँ, अगर बॉडी का साइज़ विक से बड़ा हो जाए तो हैमर इनवैलिड हो जाती है, वो एक वैलिड हैमर नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि हैमर की ऊपर वाली साइड पे छोटी सी विक हो और मे बी ना भी हो, जिस तरह दूसरी कैंडल में मैंने ड्रॉ की है। दूसरी कैंडल में ऊपर की साइड विक नहीं है और ग्रीन कैंडल में ऊपर की साइड छोटी सी विक है रेड कलर की। ये विक का कलर मैंने खुद चेंज किया है। वैसे विक का कलर यूनिफॉर्म ही होता है, यानी कि अगर एक कैंडल है ग्रीन बनी है तो विक भी उसकी ग्रीन ही होगी। ये मैंने खुद सिर्फ आपको बताने के लिए इसका कलर रेड रखा है।
अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की साइड छोटी सी विक हो, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर की साइड बड़ी विक हो। छोटी सी विक एक्सेप्टेबल है, बड़ी विक एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई ख़ास पेट रूल नहीं है, लेकिन बस आप अंदाज़ा कर लें कि जो ये वाली विक है इसकी निस्बत बहुत छोटी सी विक होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और इसकी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इसकी ये है कि जब कैंडल स्टार्ट होती है तो सेलर्स ने इतना ज़ोर लगाया कि वो प्राइस को नीचे ले गए, जैसा कि हम इसकी नीचे वाली विक के ज़रिए देख सकते हैं। हमें ये एक सिग्नल दे रही है। लेकिन जब कैंडल की क्लोजिंग का टाइम आया तो बायर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया और मार्केट को दोबारा अपनी ओपनिंग प्राइस से पास ले गए। अगर तो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है मतलब ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर ले गए, अगर रेड क्लोज हुई है तो मतलब ओपनिंग प्राइस के थोड़ा सा नीचे ही रहे लेकिन उसके करीब करीब ले गए। इसका मतलब ये है कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये बात कंफर्म कर लें यहाँ पे। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पे बने तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल उलट हो जाती है। इसका मतलब हो जाता है कि जो सेलर्स हैं उसको नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि इसकी साइकोलॉजी ये है कि सेलर्स ने प्राइस को काफ़ी नीचे ले गए लेकिन एट दी एंड बायर्स को दोबारा से ऊपर ले आए। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर है। इसका भी आपको एक और नाम मिल जाता है शूटिंग स्टार। तो नाम के बारे में तो मैंने आपको फंडा पहले ही बता दिया कि क्या है। इसका भी कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और नीचे की साइड छोटी सी विक हो सकती है। सेम रूल है कि बॉडी का साइज़ एटलीस्ट विक के बराबर होना चाहिए। अगर बॉडी का साइज़ विक से बड़ा हो जाता है तो ये भी इनवैलिड हो जाती है। सेम रूल्स हैं, बस ये है कि इसकी जो ये एक उल्टी ही हैमर है, तो रूल्स सारे सेम ही हैं। इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब कैंडल ओपन हुई तो बायर्स प्राइस को काफ़ी ऊपर ले गए, लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आया तो सेलर्स इसको वापस अपनी औकात पे ले आए या उससे भी नीचे ले गए अगर रेड क्लोज हुई है। अगर ग्रीन क्लोज हुई है तो मतलब थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी नीचे ले गए। ये इसकी सिंपल सी साइकोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं इनगल्फिंग कैंडल की। इस इनगल्फिंग कैंडल को हम इनगल्फिंग इसलिए कहते हैं या इसकी निशानी ये है कि ये अपने से पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, यानी कि उसको अपने अंदर समो लेती है। इसके दो टाइप्स हैं। अगर तो बड़े वाली कैंडल ग्रीन है तो ये बुलिश इनगल्फिंग है, अगर तो इस बड़े वाली कैंडल रेड है तो ये बेरिश इनगल्फिंग है। ये इसके दो फेमस टाइप्स हैं। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें या विक की बात करें तो दोनों साइड्स पे भी विक हो सकती है। यहाँ पे मैंने येलो कलर की ड्रॉ कर दी है। एक साइड पे भी हो सकती है, लेकिन विक काफ़ी छोटी होनी चाहिए, बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखें, बहुत छोटी होनी चाहिए विक। हो सकता है कि विक ना भी हो, जैसे कि आप बेरिश इनगल्फिंग में देख सकते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर तो कैंडल बुलिश इनगल्फिंग है तो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने सेलर्स को ज़रा भी मौका नहीं दिया या बहुत थोड़ा सा मौका दिया, जिसकी वजह से इसकी विक बहुत छोटी हो गई। यानी ये इस बात को इंडिकेट करती है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और सेम इज़ ट्रू फॉर बेरिश इनगल्फिंग, बस इसकी इंटरप्रिटेशन उल्ट हो जाती है, मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ये तीन जो टाइप्स हैं ये आपको सबसे ज़्यादा चार्ट्स में इफ़ेक्टिव नज़र आएंगी। मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। और जो लास्ट पे मेरे पास कैंडल है ये डोजी कैंडल है। इसकी सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन है कि बोथ साइड्स पे विक होगी। एक साइड पे बड़ी एक साइड पे छोटी भी हो सकती है और हो सकता है कि दोनों साइड पे इक्वल भी हो। एक इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पेट रूल है, वो ये है कि इसका जो ओपनिंग और यानी कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, बस एक सिंगल लाइन ही होती है, और समटाइम्स बहुत छोटी होती है यानी कि 2 या 3 लाइंस हो जाती हैं। ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जो एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है समटाइम्स वो सेम ही है और समटाइम्स वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस 1-2 सेंट्स का डिफरेंस है। मैं यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा थिक कर दूँ तो आपको दिखा देता हूँ। ये डोजी कैंडल ऐसी भी हो सकती है, यानी कि इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो छोटी ही हो, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। और ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इस वक्त बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत साइज़ ऊपर वाली या नीचे वाली विक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये इक्वल ही होती है। अगर एक हैमर इनवैलिड हो जाए ना, मतलब कि उसकी दोनों साइड्स की विक आ जाएँ या इन्वर्टेड हैमर के दोनों साइड्स पे विक आ जाएँ और इक्वल की, तो वो एक तरह से डोजी बन जाती है। इटसेल्फ डोजी की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है सिवाय इसके कि जी दोनों इक्वली चल रहे हैं, तो इस वक्त हमें वेट करना चाहिए। अब जब डोजी बन जाए ना तो उसके बाद हमें बिल्कुल अटेंटिव हो जाना चाहिए कि हमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर 2 लोगों के दरमियान फ़ाइट चल रही है और दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी है, तो जीतने वाला वो होगा जिसने पहले पंच कर दिया।
तो यही इसकी डोजी की इंटरप्रिटेशन है। अगर डोजी के नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए और कोई अच्छी कैंडल हो, जैसे इनगल्फिंग बन सकती है, कोई हैमर बन सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस सूरत में हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। और अगर ये सेम इज़ ट्रू फॉर अपोजिट, अगर हमें कोई रेड कैंडल मिल जाए तो हम समझते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाली है। कीप इन माइंड कि डोजी का भी कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस की जो कि इंटरनेट पे आमतौर पे अवेलेबल हैं। अब कैंडल्स की जो मिस इंटरप्रिटेशन हमें आमतौर पे इंटरनेट पे मिलती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 ड्राइंग्स ड्रॉ की हुई हैं, एक अप ट्रेंड की और एक डाउन ट्रेंड की। अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही होती है छोटी छोटी करेक्शंस लेके, और डाउन ट्रेंड जब मार्केट ओवरऑल नीचे जा रही होती है छोटी छोटी करेक्शंस लेके। करेक्शंस का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो कभी भी स्ट्रेट फॉल नीचे नहीं गिरती। 1 मिनट ये लोड हो जाता है चार्ट। कभी भी स्ट्रेट फॉल नीचे नहीं गिरती है, स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती। मार्केट हमेशा पहले थोड़ा सा नीचे आती है, ये 1 मिनट में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन लेती है, फिर दोबारा अपना जो अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करती है। ये मार्केट के मूव करने का तरीका है और यही सब कुछ हमें मार्केट में आमतौर पे देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इन कैंडल्स को कहाँ पे फाइंड करना है, जो कैंडल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इनिशियल में स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। मतलब अगर ट्रेंड ओवरऑल अप है तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। ऐसी सूरत में अगर आपको सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवॉइड करें, उस पर ट्रेड ना करें। आप वहाँ से उसको मतलब देखी अनदेखी कर दें। और अगर डाउन ट्रेंड है तो वहाँ पे आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखी अनदेखी कर दें, इग्नोर कर दें। ये आपको इनिशियल में काम आएगा और जब आपकी ग्रिप बनती जाएगी रूल्स के ऊपर तो फिर आप इसके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। मतलब फॉलिंग मार्केट के अंदर आप बाइंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में इनके आइडेंटिफिकेशन वगैरह पे भी बात करेंगे और बाकी जो इनकी रूल्स वगैरह हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमें इंटरनेट पे बताया जाता है कि आपने जो इन्वर्टेड हैमर है उसको अप ट्रेंड के लास्ट पे ढूंढना है और जो हैमर है उसको डाउन ट्रेंड के एंड पे ढूंढना है। और भाई ये बिगिनर्स के बस की बात नहीं है, इवन के प्रोफेशनल्स के बस की बात भी नहीं है। जो ट्रेंड, अगर हम ये बात आइडेंटिफाई कर लेना कि ट्रेंड कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये सिर्फ हमें छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशंस मिलती हैं, हमें प्रॉपर कोई पता नहीं चलता। मतलब छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं, हम उसकी बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं होते। तो हमने काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अप ट्रेंड की सूरत में सिर्फ वो कैंडल्स ढूंढनी है जो बाइंग को शो करती हैं, बाइंग प्रेशर को शो करती हैं, जैसे बुलिश इनगल्फिंग और हैमर वगैरह। और वो आपने फाइंड करनी है इन पॉइंट्स पे, पुल बैक के एंड पे। जब मार्केट ओवरऑल तो ऊपर जा रही है लेकिन एक छोटी सी करेक्शन ले चुकी हो ना मार्केट, तब आपने इन कैंडल्स को फाइंड करना है। आपने ये नहीं करना कि जी मार्केट ऊपर जा रही है और टॉप पे जाके आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वाली कैंडल नज़र आ रही है, आप वहाँ पे बाय कर लें, वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं करना। और जब मार्केट ओवरऑल नीचे गिर रही है ना, तो आपने सेलिंग की कैंडल्स फाइंड करनी है और इन पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। ऐसा नहीं करना कि मार्केट पहले ही बहुत नीचे गिर गई हुई है, यहाँ जाके आपको कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और आप यहाँ से सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। बाकी कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं, अभी आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह पे ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको इसको इम्प्लीमेंट करके मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ भी बताऊँगा। अभी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इन कैंडल्स को चार्ट पे फाइंड करना है और इनको देखना है कि किस तरह से काम करती हैं। अभी का काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।